सवाल ये उठता है कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, जबकि अब ये स्थिति आ चुकी है विनीता जी कि अगले 10 से 12 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है साउथ चाइना सी में। तैयारी हो चुकी है। चाइना किसी भी वक़्त ताइवान को कब्ज़े में ले सकता है। ताइवान के पास 1 लाख पौने 2 लाख के करीब टोटल फ़ोर्सेस हैं, बल्कि अमेरिकन हथियार हैं जो चाइनीज़ हथियार के सामने नहीं ठहरेंगे। चाइना ये दावा कर चुका है कि हम उड़ा देंगे अमेरिका को भी और अमेरिका को ये इलाका खाली करना पड़ जाएगा, जबकि अमेरिका ने अपना बेड़े जो है साउथ चाइना सी में लगा रखे हैं। वो फिर मतलब जो है क्वाड के ज़रिए हो या बेका के ज़रिए हो, भारत के अड्डों के की भी जो परमिशन अमेरिका के पास है, वो ये भी इस्तेमाल करेगा। यही वजह है कि जब ताइवान पे ये कब्ज़ा करेगा और अमेरिका के साथ अगर चाइना का युद्ध होगा, तो सीरियस बात ये है कि हमने बेका एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत के अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। यही वजह है कि चाइना ने इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको, चाइना ने भारत की सीमाओं पे लगते हुए भारी डिप्लॉयमेंट किया है, भारी डिप्लॉयमेंट लगातार कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भारत के साथ युद्ध करने के लिए कर रहा है, मगर चूँकि ताइवान पे कब्ज़ा करते वक़्त अमेरिका भारतीय अड्डों का बेका के तहत जो है इस्तेमाल कर सकता है और ऐसी स्थिति को से निपटने के लिए भारतीय सीमाओं पर जो भारतीय मीडिया, विपक्ष कोई चर्चा नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करना चाहता था, अगर आपने ये मुद्दा नहीं उठाया होता। तो मुझे पता इसका 1 हफ्ते पहले से था। ये डिप्लॉयमेंट जो चल रहा है, इस डिप्लॉयमेंट को भी देखते हुए हो सकता है प्रधानमंत्री या फिर आर्मी के सजेशन पे जो है मनोज पांडे साहब को नियुक्त किया गया हो, एक्सटेंशन दिया गया हो कि सिचुएशन किसी भी घड़ी खराब हो सकती है। नए आर्मी चीफ आएँगे, कमान सँभालेंगे, थोड़ा वक़्त लगेगा। पुराने आर्मी चीफ खड़े हैं तो देश की सीमाओं की सुरक्षा और मतलब इस सुरक्षा होनी चाहिए। बड़े युद्ध की कहीं न बिल्कुल कहीं। मुहाने पर बिल्कुल हुँ। मुहाने पर खड़े हैं और भारत इसके लपेटे में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो अलग बात है कि हम देश के अंदर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आपने चाइना पहले ने भी ये बात कही थी कि आरएसएस खुद नहीं चाहती है कि बीजेपी में अब कोई प्रधानमंत्री देश में बने, क्योंकि इस वक्त देश कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों से गुजर रहा है जो कि पिछले इस 1 वक्त महीने में मैंने 10 फेस बार करना ये मुश्किल है। इशारे किए आपने थे। बात कई बार मैंने कही है, ये कई बात बार आपने इशारे कई किए। बार कही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देश ऐसे कई संकटों से गुजर रहा है, तो आरएसएस ये नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी जो है, जो अगर घटित हुआ और ये पूरा ठीक रहा, फिर बीजेपी यानी कि आरएसएस के सर ही फूटेगा, फिर आने वाले दशकों तक आरएसएस की कोई पार्टी जो होगी बीजेपी आ नहीं ये तो पाएगी। यही यही बात मैंने कही थी कि आरएसएस इस वजह से नहीं चाहती है कि उनकी सरकार जो है आए, मगर शाह और मोदी साहब सरकार छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनकी टेक्निकल मजबूरी है। अब टेक्निकल मजबूरी क्या है समझिएगा, अगर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देने पर केजरीवाल को उसी कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, जहाँ पर ये कही जा सकती है कि आप जो है फ़ेवर कर रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री को कह कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों पर इस तरह के इल्ज़ाम है कि आप इल्लीगली फ़ेवर कर रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आप किसी एक पार्टी को या एक कंपनी को दे रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह ने तो सारा देश अडानी को दे दिया है, तो फिर इस कानून के तहत इनका क्या होगा जब ये सत्ता से उतर जाएँगे? उसके बाद आरबीआई के साथ इन्होंने जो किया है, उसके बाद इनके साथ क्या होगा? ये जानते नहीं है कि सत्ता छोड़ेंगे तो इनके साथ क्या होने वाला है? जितने इन्होंने कानून को 3000 से ज़्यादा कानूनों के साथ छेड़छाड़ हुई है। आने के बाद क्या जवाब तलब होगा, ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा? और अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ी गई थी और जो जो इटली ने जो है वो अ, म म एक हमारे जहाज मेडिसिन के पकड़े थे, जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये जो है आईएसआईएस को सप्लाई किए जा रहे, वो कंपनियाँ कौन थी, किसकी दवाइयाँ थी, क्या वो सारी चीज़ें नहीं खुलेंगी? उसके बाद इनका क्या होने वाला है, ये अच्छे से जानते हैं। आसानी से सत्ता छोड़ना आसान नहीं है मोदी शाह साहब के लिए, बिल्कुल आसान नहीं है। वो जानते हैं कि छोड़ने के बाद जितनी इल्लीगलिटी वहाँ हुई है, आप तो छोटी-छोटी बातों पे लोगों को घर से उठवा लेते हो, आप तो छोटी-छोटी अधिकारियों का इस्तेमाल करके जो है कभी ईडी आती है, तो कभी सीबीआई आती है, तो कभी इंस्पेक्टर ही उठा के लेके चला जाता है। ये रवैया जो एक तरीके से एक पॉलिटिकल लिहाज को छोड़ते हुए भी जो इस देश में अपनाया गया है, उसको ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सत्ता इतनी आसानी से छोड़ नहीं जा सकती। 2 ही बातें हैं, अगर सत्ता छोड़ते हैं तो फिर क्या-क्या इन्हें छोड़ना पड़ेगा, वो मुझसे मत कहलवाइए। बहुत बहुत मुश्किल है। अगर पत्रकार दबी आवाज़ में कुछ कह रहे हैं,
कि भाई वो ये भी हो सकता है, वो इसलिए भी बदला जा सकता है, इसलिए भी एक्सटेंशन हो सकती है, इसलिए भी जो है इलेक्शन कमीशन को जेड सिक्योरिटी दी जा सकती है, इसलिए भी जो है। और मैंने एक बात आपको और याद दिला दूं कि देखिए, मैंने एक बात कही थी कि एक मौका था जब गोगोई साहब ने एक फैसला दिया था, मैंने अपने अपने प्रोग्राम में आपको कहा था, और मुझे डाउट है कि जो अभी तक चंद्रचूड़ साहब जो है जिस तरह का दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी को बचा लेंगे, ऐसा ना हो कि आखिरी फैसले पे ये वही वाला डिच ना कर जाए। और उन्होंने किया जो मैंने डाउट किया था। यानी देश को एक उम्मीद दे दी, और अब क्योंकि देश ये नहीं हाँ, बोल लेकिन सकता कि लेकिन वो तुम्ही तो जस्टिस 99% दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्र थे उस बेंच में उस दिन, वो जिस खुद दिन एक इतना बड़ा जिसमें पूरी कि देश उसके की बाद चुनाव डेमोक्रेसी आयोग ने शामिल अपना है। डाटा खुद ही रिलीज भी कर दिया। ये भी एक आ, अजीब आ, स्थिति थी। आप समझ सकते हैं, ये देश भाई, इसी देश में सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तब है जब इस देश की जनता है, और इस जनता में डेमोक्रेसी है, और वो अपनी वोट से चुन के जब लोकसभा और विधानसभा बनाती है, तो यही सब मिलके जो है राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस और इस सारे सिस्टम को बनाते हैं। अंग्रेजों ने नहीं बना रखा है। हम ब्रिटेन में अमेरिका के गुलाम नहीं है कि वो तुमको चीफ जस्टिस बनाते हैं या राष्ट्रपति बनाते हैं। ये देश की जनता बनाती है, और देश की जनता की वोट की पहरेदारी से इनकार करने वाले को, मतलब अब ये षड्यंत्र किस तरह का मैं देख रहा हूं, मैं साफ देख रहा हूं कि आपने एक भूमिका बनाई, लोगों का विश्वास जीता, लोग और पत्रकार सब बंद हो जाए, क्योंकि सबने वाह वाह पीटी, वाह जी चंद्रचूड़ साहब, वाह चंद्रचूड़ साहब, देश बचा लिया चंद्रचूड़ साहब। और जब सब कुछ कर दिया, तो एक जगह जाके आपको ऐसा डिच किया जैसा गोगोई साहब ने किया था, वही डिच का खतरा मैंने पेश किया था। और अगर वो डिच कर दिया, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी नौटंकी एक स्क्रिप्टेड थी, एक ड्रामा था, एक धोखे देने की कोशिश की गई थी। ये सब चीजें देश की जनता देख रही है, और दुनिया देख रही है। देखिए, सत्ताएं आती है, हो सकता है क्योंकि किसी सत्ता पर कब्जा भी कर लिया जाए, हो सकता है 5 साल 10 साल ये देश जो है फिर से किसी और दबाव को झेले, मगर फिर ये जनता पलट कर आती है, ये जनता फिर से अपनी सत्ता संभालती है, और यही जनता फिर अपने अपने देश को चलाती है। और जब ये चलाती है, तो माफ करना, मुसोलिनी भी बनते हैं और बहुत कुछ भी बनते हैं, उनको भी भूलना मत। मैं बहुत साफ दिल से और एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते कह रहा हूं कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए पूरे देश की अस्मिता, आर्थिक व्यवस्था और पूरी की पूरी आर्मी और पूरे के पूरे सिस्टम को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। देशभक्ति उसे कहते हैं जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान की जाए। दूसरों की जान दांव पे लगाकर अपनी जान बचाने वाले को वो देशभक्त ना कहा जा सकता, ना वो कभी जीवन में देशभक्त हो सकता। जी, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें 4 जून को चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, और आप कह रहे 14 से 15 दिनों में एक बड़ा युद्ध बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने चौदह वाला पंद्रह है। दिन में दे रहा हूँ, उससे पहले किसी भी दिन हो सकता है विनीता जी, 24 घंटे के अंदर भी हो सकता है, 14-15 दिनों के अंदर भी हो सकता है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। देखिए, बहुत ये इसमें वर्ल्ड सिनेरियो बहुत अलग चल रहा है। भारत का कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा। यूक्रेन वार चल रहा है, भारत का क्या इन्वॉल्वमेंट है? कोई पूछ ही नहीं रहा कहाँ पड़े हो तुम। जो गाजा में बात चल रही है, भारत बहुत पक्का मित्र बताने वाले जो इजराइल का, अरे इजराइल का ही साथ दिखाई देते हैं आप, दिखाने सिवाय हरियाणा से मजदूर सप्लाई करने के लिए आपने क्या किया? मजबूरी में, आपको मजबूरी किसे कहते हैं? आप इजराइल को 70 सालों से इस देश की जनता के कान में इजराइल 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 32 दांतों के बीच में एक जीव, ये सारी कहानियां सुनाते रहे घर घर जाके, स्कूल स्कूल जाके। उसके बाद जब उसका नंबर आया, ना तो आप उसके साथ खड़े नजर आए। इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय दबाव, इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मजबूरी। आपको फिलिस्तीन का साथ भी देना पड़ा, जबकि आप नहीं चाहते थे। मैं साफ इल्जाम लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आप या आपकी पार्टी नहीं चाहती थी, मगर सिस्टम ऐसा चाहता था, आपको ऐसा करना पड़ा। आपको उनका सहयोग भी करना पड़ा, मदद भी भेजनी पड़ी, आपको जो है यूनाइटेड नेशन में भी कई बार उनके साथ खड़ा होना पड़ा। इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मजबूरी। आपके ठीक है, कुछ भक्त होंगे, कुछ लोग होंगे बेचारों के पास, मैं उन पर गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि उनके एजुकेशन का लेवल जो है बहुत ही खराब है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम है, मैं कह रहा हूँ वो जो उन्होंने पढ़ा ना, बहुत सारे तो आपके यहाँ ये ऐसी ऐसी किताबें लेके बैठे हैं, लाइब्रेरी बना रखी है। अरे भाई, किताबें कौन सी ली है तुमने, ये तो बताओ। अगर एक आदमी खराब आप किस्म की कैसी बात किताबें कर रहे पढ़ता भाई जी? है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने एक इंटरव्यू में किसी को ये कहा कि ऐसा क्यों माना जाता है कि अल्पसंख्यक में खास तौर से अगर बात की जाए मुस्लिम वर्ग की, तो वो कम पढ़े लिखे, उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, उनको भी पढ़ाइए, उनको भी अच्छे से पढ़ाइए। आप कह रहे मतलब हैं कि अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। मैं पूरे देश को चुनौती देता हूँ, पूरे देश को चुनौती देता हूँ मिस्टर प्रधानमंत्री, आप भी सुने ध्यान से। जब आपको मन करे, अपने विद्वानों को लाके मेरे सामने बिठाइए। अगर आधे घंटे के अंदर सब फेक नजर नहीं आए, तो मेरी गर्दन वहीं उड़ा देना। आपको पढ़ाई लिखाई किसे कहते हैं पता भी है? एजुकेशन किसे कहते हैं आप जानते भी हो?
आप इस देश को 70 साल से मूर्ख बना रहे हो। अब आजादी के नाम पे आपको पता है याल्टा में क्या हुआ था? आपको पता है याल्टा कन्वेंशन में ये आजादी के नाम पे आपने हिंदू मुसलमान बना दिया। अरे अगर वही जो आपको सुन लीजिएगा, पहले वो सर्च कर हिंदू लीजिएगा मिस्टर, मुसलमान आप नहीं भी और आपके करते लोग भी। जितना एक उन्होंने एक बात कहा। मैं विनीता जी बताना चाहता हूँ, जरूरी हो गया है ये बात। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1920 में पहली बार धर्म के आधार पे इस बंटवारे की बुनियाद रख दी थी। उसने अपनी किताब लिखी थी मिस्टर प्रधानमंत्री, और आपके तथाकथित वो अनपढ़ जिन्हें पढ़े लिखे कहते हैं और एजुकेशन मानते हैं, उनको जाइए ढूंढ के लाइए वो किताब लॉर्ड माउंटबेटन की, जिसमें उसके बाद 1929 में क्या किया गया था। तब ना गांधी पैदा हुआ था ना जिन्ना पैदा हुआ था, ये लोग तब राजनीति में भी नहीं थे। उस डिजाइन को क्या किया गया था, एक ब्रिटेन ने इस डिजाइन को बंटवारे को किया, आपने इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया क्योंकि आपको फेवर में आता था। आपने जो है जो बटालियनें बढ़ती थी, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत के गुलाम, भारत के सबसे 20 लाख से ज्यादा फौजी, जबकि 20 लाख फौजी हमारी आज भी नहीं है, वो ब्रिटेन की गुलामी में ब्रिटेन के लिए करते थे। हम किसके गुलाम थे? मात्र जो है 10-20 हजार गोरे। उसके बाद तमाम भारतीयों को जो तनख्वाहें दी जाती है, माफ करना विनीता जी, जलियांवाला बाग में ऑर्डर देने वाला लाउड में वो जनरल डायर था, मगर ट्रिगर पर गोली चलाने वाले सब हाथ भारतीय थे। आप कितना सच छुपाएंगे लोगों से? आप पढ़े लिखे बताते हो अपने आप को, आप बोलिए ना पढ़े लिखों को, आइए मेरे साथ मुकाबला करें, और मैं लाल किले पर बैठ के पूरे देश से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। माइनॉरिटी के लोग, उनमें वाहिद नसीब भी है, और पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। अपनी औकात में रहे और अपनी हैसियत में रहे। ठीक है भाई जी, हम क्योंकि एक चर्चा पे हैं, लाइव कार्यक्रम में हैं, हमें अपने शब्दों को भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। और क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप ये सारी चीजें समझते हैं बेहतर तरीके से, तथ्य प्रेजेंट करना, उस पर चर्चा बहस करना अलग बात है। और अपनी माफ करना, भावनाओं मेरे को, मान को अगर मेरी टोपी उछालोगे तो फिर मैं उछालूंगा। ठीक है, लेकिन हम उसको शब्दों के साथ में ध्यान में रखते हुए उन बातों को आगे कह सकते हैं। आपके चलिए, पास आपको शब्दों की सिर्फ कमी मान नहीं लेता है, मान आप लेता हूँ बहुत विनीता जी। पुराने पत्रकार हैं, भाई आपके पास जिसको शब्दों बुरा की लगा हो कमी नहीं। माफी मांगे, विनीता जी को बुरा लगा है, आपको भी बुरा लगा हो तो माफी नहीं नहीं मांगता हूँ ये आपने नहीं मुझसे। नहीं ये बुरा लगने की नहीं, ये एक वही बात है, क्योंकि जब पॉलिटिकल नेता एक दूसरे के पर छीटाकशी करते हुए शब्दों को ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम पत्रकार हैं, हम तो उनसे ज्यादा बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें जरूरत भी नहीं विनीता है। विनीता जी, 40 साल से किताबें पढ़ते 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 मेरी नहीं, आंखों मैं के आपकी चश्मे मोटे हो गए। भावना और आपकी बात समझ रही हूँ। आप जो कह रहे हैं कि किसी को भी कम पढ़ा लिखा तबका ऐसे बोल देना ये गलत तरीका है, वो भी खास तौर से प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने के बाद। ऐसे ही हमें भी दूसरे में कमियां ढूंढते हुए हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं कोई कमी हमें ना आ जाए दूसरे को ठीक करते हुए। बहुत बहुत जरूरी बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि खास तौर से अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें देश के आर्मी चीफ की बात करें। आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो कि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खतरे के तौर पर सामने आ रही हैं। भारत क्या स्टैंड लेने लायक है, क्या चीजें होंगी, ऐसे में भारत सरकार ने चुनाव के बीचों बीच आर्मी हो रही थी, और आपने कहा भी था कि ये कार्यवाहक स्थिति में है, इस वक्त में नहीं करना चाहिए ऐसा फैसला। और भी कई फैसले उन्होंने लिए, वो क्या है भाई जी? नैतिकता नैतिकता ये थी, कई और अधिकारियों को भी बदला गया है, एक्सटेंशन दी गई है, जो कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। नैतिकता नहीं कहती। अगर कानूनी रास्ते आप निकाल भी लेते हैं, जबकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कोई भी हो, बड़े डिसीजन जो देश को ड्राइव करने, जो बहुत, अब आर्मी चीफ की और सीडीएस की सीट तो आप जानते हैं ना, वो तीसरे नंबर की, अगर आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेके आते हैं और चीफ जस्टिस को लेके आते हैं, तो इन चारों की इक्वल ही सीट जो है सीडीएस या आर्मी चीफ की होती है। तो इतने बड़े पद पर आपके पास बहुत आसान तरीका था। आपके यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, आप विपक्षी पार्टियों को एक मीटिंग में बुलाते, एक देश में मैसेज भी जाता, उनके साथ बैठ के भाई ये सिचुएशन है, क्या आप सहमत हैं? तो ये काम देश का क्यों रोका जाए, चुनाव चलता रहेगा अपनी जगह पे। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप नैतिकता दिखा सकते थे। आप अगर यहाँ भी राजशाही दिखाना चाहते हैं, तो आपने दिखा दी। तो बात ये है कि अगर राजशाही जैसे फैसले होंगे, तो लोगों को डाउट होगा कि कहीं कोई इस्तेमाल जी। होने तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत होने तो नहीं जा रही है। जबकि मैं तो सारे सिनेरियो बता रहा हूँ। भई हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, चाइना क्या चाहता है, अमेरिका किस जगह पर आ पहुँचा है, और चाइना इस वक़्त किस तरह अटैक करने के लिए तैयार है, जबकि रूस उसका साथ देगा, और हम हमारे हथियारों की सप्लाई, विनीता जी याद रखिएगा, हमारे टैंकों से लेके, हमारे मिसाइलों से लेके, हमारे फाइटर विमानों से लेके तमाम सप्लाई हमारी होती है
रशिया के साथ में, 68% हथियार जी, हमारे रशिया के हैं। बिल्कुल, और इस रशिया वक़्त से मजबूरी में और इस युद्ध में चूँकि ये खिलाफ अमेरिका और रशिया और चाइना के साथ इक्वल है, तो यहाँ पर रशिया की मजबूरी है कि वो चाइना का साथ देगा। और ऐसी स्थिति में कोई भी देश 9 दिन या 10 दिन का जो एम्यूनिशन स्टॉक है वो रखते हैं और एग्रीमेंट होता है हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास। अगर युद्ध की स्थिति आती है, तो उसके बाद हम इस सप्लाई को आपके साथ जारी रखेंगे। कल पुर्जे होते हैं, वेपन्स होते हैं, बारूद होते हैं, गोले होते हैं, इन सब की सप्लाई उसके बाद तुरंत शुरू कर दी जी, जाती है। ऐसी सिचुएशन में भारत बहुत ही क्रिटिकल पोज़ीशन में है। भारत का एक दोस्त इज़राइल अपनी 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 अस्मिता या अपनी जान बचाने के लिए फाइट कर रहा है। अमेरिका 2 जगह पर फँसा हुआ है कि उसको होती उसके जहाज डुबा रहे हैं, वो उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान को चाइना के साथ भिड़ाकर जो है क्वाड और बेका के ज़रिए भारत का इस्तेमाल करने का पेंटागन से डॉक्यूमेंटेशन के साथ में ऐलान कर चुका है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई पूछना चाहता है, जाइए सर्च कर लीजिएगा आपको जी। अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप जो कह रहे हैं उसमें कोई भी अगर देश का प्रधानमंत्री आज बनता है 4 जून को, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती यही रहने वाली है कि वो लोहे के चने देश की सुरक्षा कैसे करेगा? लोहे के चने चबाने हैं। यही वजह है लोहे कि के आरएसएस चने बैकआउट आरएसएस बैकआउट करना चाहती है, मगर मोदी जी और शाह साहब नहीं छोड़ना चाहते और राहुल हर और विपक्षी पार्टियां भी बहुत उत्सुकता से सत्ता क्यों नहीं लेना चाहती, उसके पीछे भी यही कारण है कि अगली दुनिया एक वार की दुनिया है और वो वार के बाद ही अगर चाइना ने बहुत आसानी से अमेरिका को यहाँ से भगा दिया और हरा लिया, तो बहुत ये फिर उसके बाद मतलब हमारे साथ जो है इस बार सत्ता मलमल नहीं है, वो काँटों का नहीं है, नहीं ताज है। बनी हुई है बिल्कुल इस बार काँटों के का लिए। ताज है। काँटों का ताज है, जो भी आएगा उसके लिए काँटों का ताज है, मगर मोदी जी और शाह के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, बड़ी सीधी बात है। तो ज़िंदगी और मौत का सवाल जहाँ होता है, फँस गए वहाँ हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी जी। चुनता है और अगर काँटों का ताज है, तो इंसान उसे कुछ देर इंतज़ार भी कर सकता है और कुल फेंक भी मिलाकर सकता है। तो हम आज सिचुएशन ये देश में ये हाँ, हमारे देश में हम सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किसकी कितनी सीटें आएँगी, कौन सरकार बनाएगा, हम यहाँ तक सीमित हैं अभी। लेकिन इससे भी बड़ा एक पूरा बड़ा अगर इसको एक अलग स्तर पे देखा जाए स्थिति को, तो ये और ज़्यादा मुश्किल है। जो भी बनकर आएगा इस वक़्त प्रधानमंत्री, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। वो देश को कैसे बचाएगा, इसके स्तर पर जनता को फैसला लेना था, ना कि किसको लेकर आ रहे हैं सिर्फ उस लिए लेना है। कुल मीता जी, मिलाकर इसी के बार आपके साथ पिछले 1 महीने में विदेश में होते हुए भी मैंने अपने अधिकारियों से, अपने सिस्टम से, अपने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़कर प्रार्थनाएँ की हैं, अपील की है, क्योंकि जनता नहीं समझेगी, बहुत सारे पत्रकार बंधु भी नहीं समझेंगे, मगर वो समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैंने उसी भाषा में उनसे अपील की थी कि देश पहले है, बाकी हमारी चॉइस, हमारे धर्म सब बाद में है। अगर देश है, जी, तो हम सब हैं, अगर देश ही जी, नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने वही बिल्कुल। अपीलें आज भी आखिरी बार कर रहा हूँ। आपसी रंजिश है फिर भी वक़्त है, वो जगह है, वक़्त है, सब आपसी कुछ लड़ाई है, है, आप लड़ कर लेंगे। सकते हैं। हाँ, आपसी लेकिन लड़ाई है, अगर लड़ हाँ, लेंगे। बात इंटरनेशनल घर से सिनेरियो बाहर खतरनाक जाती है। है तो बहुत मुश्किल। एक बार फिर देश की एस्टेब्लिशमेंट से अपील करता हूँ कि देश को सही और सुरक्षित रखने में मदद कीजिए। हम भी आपके एहसानमंद रहेंगे और हमारे बच्चे भी और आपके अपने बच्चे। जी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ़ देश में सत्ता पाने की नहीं है, सत्ता पर आकर देश बचाने की है। क्योंकि बचाने की। आज की तारीख में तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो देशों के बीच के जो विवरण दिया है वाहिद जी ने, उसे समझने की ज़रूरत है। किस तरह सब देश एक-दूसरे के साथ लड़ाई के मोड में आ रहे हैं और ऐसे में भारत की क्या तैयारी होगी? आपको अंबानी और अडानी से ऊपर उठकर सोचना होगा कि किस तरह सत्ता को भी और जनता को भी कि किस तरह से आगे की परिस्थितियाँ बढ़ेंगी। जी। विनीता जी, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको जो जो मेरे ख़्याल से लाइव जा रहे हैं तो दर्शकों को पता लग जाना चाहिए क्योंकि इनको लगता है अडानी, अंबानी सबसे बड़ी तोप हो गए हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मिस्टर अंबानी के पार्टनर इन्वेस्टर के तौर पे मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टर जो है बिल गेट भी हैं। बिल गेट कौन है? बिल गेट रॉकफेलर के लिए काम करता है। रॉकफेलर कौन है? जो है वो गैंग ऑफ रूथचाइल्ड एंड जेपी मॉर्गन्स। ये 17 परिवार हैं जो देश में अमेरिका के अंदर हथियार बनाते हैं, तेल का मैनिपुलेशन करते हैं, गोल्ड का मैनिपुलेशन करते हैं, ड्रग्स का मैनिपुलेशन करते हैं, पूरी दुनिया इनकी गुलाम है और तमाम बैंकों के मालिक भी यही लोग हैं। तो उन्हीं में से एक का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे बिल गेट कहते हैं। बिल गेट एक छोटा-सा पौवा है और पौवे का पौवा जो है वो अंबानी बना हुआ है। तो अंबानी अपने आप में कोई बहुत बड़ी तोप है ऐसा नहीं है। ये भी जो आप सोच रहे हैं कि देश के लाला ही तो कमा रहे हैं, देश के लोग ही तो कमा रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफ़हमी के शिकार हो। वो आप वो ही
जेपी मॉर्गन और रॉकफेलर गैंग और एलन मस्क जैसे जो है पावरफुल लोग, जिनके हाथ में बैंक से लेकर तमाम निजाम मौजूद है, जिनके पास करेंसी और अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो ये कह रहे हैं, अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि चीन के बगैर अब दुनिया के बारे में नहीं सोचा जा सकता। और अगर नहीं सोचा जा सकता तो आपने किस तरीके से, आपकी समझदार इंसानों की आपको जरूरत है देश चलाने के लिए ऐसी परिस्थितियों में, जब जब मल्टी पावर सेंटर्स रशिया बनाने का जो अज़्म है वो ले चुका है। बहुत कुछ जरूरत है देश में, बहुत पढ़े लिखे और अक्लमंद लोगों की जरूरत है, जो इस वक्त दलदल की तरफ बढ़ते हुए देश को रोका जा सकता है और इसको बचाकर एक अपने मुकाम को पाया जा सकता है। हमारा कंधे से कंधा रशिया के साथ रहा है, पिछले 10 सालों में हमने उसको क्रैक किया, तोड़ा और उस पर मलहम पट्टी बांध कर हम बैठे हुए हैं। बहुत कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बयान दे रहे हैं, मुझे फला का फोन आता है, ढिका का फोन आता है। इन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपका इन्वॉल्वमेंट और इनपुट जीरो है, 0/0। ये असलियत है, इसको तस्लीम करें और देश को आगे बढ़ाने की सोचें। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। ये बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा रही है और यहाँ पर सिर्फ़ प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं है। मुझे फिर से मैं एक बात दोहराती हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौती है। एक-दूसरे से जीत कर आगे आना काफ़ी नहीं है, बल्कि जीतने के बाद की कहानी अलग है इस बार। इस बार सिर्फ़ चुनाव में ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये सोच करके जनता भी वापस आराम से बैठ जाए कि मेरे नहीं बने और मेरे बन गए तो खुश हो जाए। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा इस बार उसके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। देश को बचाने की इस बार की चुनौतियां हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और चुनाव के बीचों बीच आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलना यहीं पर ये इंगित कर रहा है, जो कि वाहिद जी बता रहे हैं कि अगर इस वक्त किसी एक नए आर्मी चीफ को यहाँ पर बनाया जाता, उन्हें कुर्सी पे लाया जाता, तो उनके लिए इस सिचुएशन में आगे बढ़ करके चीजों के फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पुराने ही यानी कि मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ है अभी, उन्हीं को ही एक्सटेंशन दे दिया गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।